हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल के क्लास में हम लोगों ने जो 10th क्लास का केमिस्ट्री था, जो वन शॉट में था, उसका हम लोगों ने पार्ट 1 किया था और आज हम लोग आंसर क्वेश्चन ओनली पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है ना? तो हम लोगों ने 38 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिया था। फिर मैं 38 नंबर क्वेश्चन को एक बार और रिकॉल कर दे रहा हूं, तो इसको ध्यान से देखिएगा आप। कह रहा प्रश्नावली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी, उसको इधर कर दो। प्रश्नावली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। प्रश्नावली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तथा प्रश्नावली बी में एसिटिक अम्ल है। किस प्रश्नावली में तेजी से बुदबुदाहट होगी? अरे बताइए, अम्ल में ना तेजी से बुदबुदाहट होगा, और ये कमजोर अम्ल है, और ये क्या है, सॉरी, ये बरियार अम्ल है, और ये क्या है, कमजोर अम्ल है। एसिटिक अम्ल क्या है? बहुत ही दुर्बल अम्ल है, और HCl क्या है? काफी बरियार अम्ल होता है। तो दोनों में इसमें तेजी से बुदबुदाहट होगी, इसमें तेजी से बुदबुदाहट नहीं होगी। तो यही यहाँ पर दिया हुआ है। ए में अधिक बुदबुदाहट होगी, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि HCl CH3COOH से बरियार है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी तरह प्रश्नावली वाला क्वेश्चन आता है, बस सिर्फ माइंड से उसको सॉल्व किया जाता है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 3 प्रश्नावली दी गई है। एक में आसावित जल है तथा शेष 2 में अम्लीय विलयन तथा क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक प्रश्नावली में रखे पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? ध्यान दो, हमारे पास 3 प्रश्नावली होगी। हमारे पास 3 प्रश्नावली होगी। एक प्रश्नावली ये होगी, दूसरी प्रश्नावली ये होगी, और तीसरी प्रश्नावली ये होगी। मान लो फर्स्ट प्रश्नावली है, सेकंड प्रश्नावली है और थर्ड प्रश्नावली है। ठीक है ना? 3 प्रश्नावली हमारे पास होगी। आपको 3 प्रश्नावली दी गई है। एक में आसावित जल है, इसमें जल है, इसमें क्या है? जल है। और ये दोनों में अम्ल है और क्षार है, लेकिन पता नहीं है किसमें अम्ल है और किसमें क्षार है। हम इसका पता कैसे लगाएंगे? सिर्फ लाल लिटमस पत्र से। तो ये देखिए, ABR और BRB, ए से होता है अम्ल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और बेस यानी क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो देखिए, यदि लाल लिटमस पत्र हमको सिर्फ दिया गया, यदि हमको सिर्फ लाल लिटमस पत्र दिया जाता है, तो यदि लाल लिटमस पत्र किसी विलयन को नीला कर देता है, ध्यान देना, देखो तीनों प्रश्नावली में बारी बारी से हम क्या ले जाएंगे? लाल लिटमस पत्र ले जाएंगे। जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा वह जल होगा, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा वह क्या होगा? जल होगा। ठीक है? आज दोनों में जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा वह क्षार होगा, अब बाकी बचा वो क्या हो गया? अम्ल होगा। समझ आ गया ना? चलिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तीनों प्रश्नावली में लाल लिटमस पत्र को डुबोते हैं। जिस प्रश्नावली में इसका रंग नीला हो जाएगा वह क्षारीय होगा। जिन अन्य 2 प्रश्नावलियों में रंग परिवर्तन नहीं होगा उसमें आसावित जल और अम्लीय विलयन होगा। ठीक है ना? ठीक है, जिसमें नहीं परिवर्तन होगा उसमें आसावित जल और अम्लीय होगा। अब इसी लिटमस पत्र को जो क्षारीय विलयन में डालने से नीला हो चुका है उसे जल और अम्लीय विलयन में डालते हैं। जिस प्रश्नावली में रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें आसावित जल होगा, और जो अम्लीय विलयन होगा नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? पुनः से लाल कर देगा, यानी फिर वही क्रिया अपनाएंगे तो वह उसको लाल कर देगा। आगे विरंजक चूर्ण के गुण को लिखना है। देखो, विरंजक चूर्ण के गुण इस प्रकार है। विरंजक चूर्ण पीले रंग का चूर्ण होता है। विरंजक चूर्ण कैसा होता है? पीले रंग का होता है। तो आपसे कहेगा विरंजक चूर्ण का गुण लिखे, तो कहिएगा विरंजक चूर्ण कैसा होता है? पीले रंग का होता है। ठीक है ना? पीले रंग का होता है, जिसमें क्लोरीन की तीखी गंध होती है। बताइए, विरंजक चूर्ण पीले रंग का होता है, इसमें क्लोरीन की तीखी गंध होती है। यह जल में घुलनशील है, यह जल में घुलनशील है, परंतु पूरी तरह उसमें घुलता नहीं है। यह वायु की CO2 के साथ अभिक्रिया
करके क्लोरीन को खो देता है और संगमरमर बना लेता है। सही है ना। विरंजक चूर्ण CaOCl2। देखो, अगर आपसे कोई पूछेगा कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहिएगा CaOCl2। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2 जब यह कार्बन डाइऑक्साइड की साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है संगमरमर और क्लोरीन गैस देता है। कौन गैस देता है? क्लोरीन गैस देता है। तो वही कह रहा है, यह वायु की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन खो देता है, यानी क्लोरीन को क्या करता है? बाहर करता है, यानी क्लोरीन गैस इसमें से क्या करती है? निकल जाती है। इसमें से क्लोरीन गैस क्या होती है? निकल जाती है। तो बताइए, यह हल्का पीले रंग का होता है, यह हल्का पीले रंग का होता है जिसमें क्लोरीन की तीखी गंध होती है, यानी इसमें क्लोरीन होता है। दूसरा, यह जल में घुलनशील होता है परंतु पूर्णतः विलेय नहीं होता है, और जब यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कास्टिक सोडा बनाने के लिए क्या कीजिएगा आप? तो देखिए, कास्टिक सोडा बनाने के लिए आप क्या, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। मैंने आपको बताया था, NaOH को कहते हैं कास्टिक सोडा। ये ज्यादा फेयर लवली वगैरह जितना श्रृंगार का सामान होता है उसमें यूज होता है कौन चीज? कास्टिक सोडा। ठीक है, देखिए ध्यान से। देखो, NaCl का नाम आप सुने होंगे, साधारण नमक। साधारण नमक को जब आप विद्युत अपघटन कीजिएगा, है ना, मतलब बिजली के पानी में उसका बिजली से अभिक्रिया करेगा, विद्युत अपघटन कहते हैं उसको, बिजली की उपस्थिति में उसको तोड़ना। तो जब NaCl को तोड़िएगा तो Na+ बनता है और Cl- बनता है। तो विद्युत अपघटन कीजिएगा तो यही कास्टिक सोडा बनता है, क्लोरीन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो बताइए, कास्टिक सोडा को तोड़िएगा तो क्या बनेगा? NaCl को तोड़ दीजिएगा विद्युत अपघटन में, विद्युत अपघटन में तोड़िएगा तो बनेगा क्या? NaOH बनेगा, कास्टिक सोडा बनेगा, Cl2 बनेगा और H2 बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, आपको मैंने इसको बता दिया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग कहते हैं CaSO4 का होल CaSO4 × 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हाफ H2O कहते हैं और जिप्सम को 2H2O कहते हैं। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखिए। तो ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, दूध देगा। ये क्या है? CaSO4 × हाफ H2O क्या है? इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है, यही बनाता है, क्या बनाता है? जिप्सम बनाता है। क्या बनाता है? जिप्सम। लेकिन आपसे कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखिए, तो कहिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र होता है CaSO4 × हाफ H2O। ठीक है ना। और कह रहा है कि अथवा प्लास्टर ऑफ पेरिस को निर्माण विधि बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? ये तो उल्टा ही दिया हुआ है। यह क्या दिया है? नहीं, ये हाँ तो सही है, सही दिया हुआ है। जब जिप्सम को हम लोग 373 केल्विन पर तोड़ते हैं तो ये बनता है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जिप्सम है ना। तो जब 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 जिप्सम को 373 केल्विन पर तोड़ते हैं तो ये क्या बनता है? 373 केल्विन का मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर तोड़ते हैं तो क्या बनता है? आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। कोई दिक्कत? अरे ये है जिप्सम, ये है जिप्सम। ये किसका फॉर्मूला है? जिप्सम का। 2H2O है तो जिप्सम और हाफ H2O है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। कल ही बताया था मैंने आप लोगों को। आगे क्वेश्चन देखिए लो। हाँ, ये बच्चा बच्चा क्वेश्चन जानता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? आप बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है कि अगर इसको वैसे बर्तन में नहीं रखेंगे जिसमें पानी नहीं समाता हो, कहने का मतलब है कि पानी से बचाने वाले बर्तन में रखा जाएगा इसको। अगर ऐसे बर्तन में रख देंगे जो पानी को सोख लेता है तो क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस जम के क्या बना लेगा? जिप्सम बना लेगा। तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। खुद से लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है कि आसपास की नमी से अभिक्रिया नहीं कर ले और कठोर पदार्थ जिप्सम नहीं बना ले, इसीलिए उसे क्या रखा जाता है? आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। ठीक। और यहाँ पे ये जब बर्तन में नहीं रखेंगे तो यह जल से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? जिप्सम बना लेगा। केवल धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए।
धोबन सोडा का रासायनिक Na2CO3 इंटू 10 बाल्टी पानी 10H2 होता है। Na2CO3 इंटू 10H2 होता है, याद रखिएगा लोग। Na2CO3 होता है इंटू 10H2 होता है। एबे है 9 गो आएगा 10 गो H2O हो गया, समझ गए ना। तो कह रहा है कि जब इसके क्रिस्टल को वायु में खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है। धोबन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। जब इसके क्रिस्टलों को हवा में उद्भासित किया जाता है तब उत्फुलन प्रक्रिया से पानी के 9 अणु बाहर निकल जाते हैं। तो क्वेश्चन कहेगा कि जब इसके क्रिस्टल को वायु में खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, तो उत्फुलन की क्रिया द्वारा 9 गो जल का अणु क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यानी जब इसको वायु में खुला छोड़ देते हैं तो 9 गो अणु क्या होता है, बाहर निकल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इधर है, यही है। क्षार को या क्षारों को उपयोग के लिखो। क्षार और क्षारक में फर्क होता है। जब क्षार जल में घुल जाता है तो उसे क्षारक कहते हैं। क्षार जब जल में घुल जाता है उसे क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। यानी जल में घुले हुए क्षार को क्षारक कहते हैं। क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा, क्षारक किसे कहते हैं, जल में घुले हुए क्षार को क्षारक कहते हैं, ठीक है ना। तो क्षारक और या क्षार के उपयोग बताना है। तो देखो इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। क्षारकों का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, साबुन बनाने में किया जाता है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ क्षार का प्रयोग कहाँ होता है, तो साबुन बनाने में किया जाता है। इन्हें ईंधन की बैटरियों में प्रयोग किया जाता है। जितना बैटरी होता है उसमें क्या पाया जाता है, क्षार पाया जाता है ना। एंटासिड बनाने में, एंटासिड का मतलब होता है एंटी एसिड बनाने में। देखो एंटासिड का मतलब होता है एंटी एसिड। एंटी एसिड का मतलब क्या होता है, जब अत्यधिक मात्रा में अम्ल हो जाता है तो क्षार मिलाया जाता है तो अम्ल और क्षार क्रॉस कर देता है तो उसको कहते हैं एंटा एसिड। वायरस और एंटी वायरस, उसी तरह एसिड और एंटा एसिड। तो एंटा एसिड बनाने में क्षार का उपयोग किया जाता है क्योंकि अम्ल और क्षार को, अम्ल को क्षार ना काटेगा, इसलिए एंटा एसिड बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पेट्रोल रिफाइनिंग और कागज उद्योग में, तो बताइए लो जल्दी कहाँ का उपयोग होता है, तो एंटा एसिड बनाने में उपयोग होता है। दूसरा कहाँ पे उपयोग होता है, तो आप कहिएगा कि साबुन फैक्ट्री में उपयोग किया जाता है। तीसरा कहाँ पे होता है, तो ईंधन की बैटरियों को फ्यूल के रूप में होता है। कपड़ों से ग्रीस के निशान को हटाने में, कपड़ों से ग्रीस के निशान को हटाने में, पेट्रोल रिफाइनिंग और कागज उद्योग में, पेट्रोल रिफाइनिंग और कागज उद्योग में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दैनिक जीवन में पीएच के 5 महत्व का बताएं। देखो दैनिक जीवन में पीएच का बहुत महत्व है। दंत क्षय में, दांतों का क्षय का पता लगाने में पीएच स्केल काम आता है। मिट्टी में अम्लीयता है कि क्षारीयता है, इसका पता लगाने के लिए दंत क्षय का पता लगाया जाता है, समझ रहे हो। तो ये देखो लिख दिया गया है। कृषि कार्य में मिट्टी का पीएच पता करने में 1 नंबर हो गया। दवाई में उपयोग होता है। जलीय जीवन के संरक्षण में, जलीय जीव जल में पीएच का पता लगाते रहते हैं। जल में अगर अम्लीयता या क्षारीयता ज्यादा हो जाएगी तो जलीय जीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो जल की अम्लीयता या क्षारीयता पता लगाते रहते हैं, किससे, पीएच स्केल से। मिट्टी की अम्लीयता क्षारीयता पता लगाते रहते हैं। दांत की अम्लीयता क्षारीयता पता लगाते रहते हैं। ब्लड की अम्लीयता क्षारीयता पता लगाते रहते हैं, समझ ना। इस सब जगह इसका उपयोग होता है। विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता ज्ञात करने में। तो एक उपयोग है, बहुत सारा उपयोग है, किसका बहुत सारा उपयोग है पीएच स्केल का। दंत क्षय में इसका उपयोग है। ब्लड का पीएच पता करने में, खेत की मिट्टी का पता करने में, समझ रहे ना। उसके बाद जलीय जीव के नुकसान न हो इसलिए जल का पीएच ज्ञात करने में। तो अन्य सब बहुत सारे कारण है जिसको आप लोग लिख सकते हैं, लिखा जाएगा। एक क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए अभिक्रिया लिखिए। देखिए बेकिंग पाउडर चाहे बेकिंग सोडा, बात एक ही होता है। दोनों का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। बेकिंग पाउडर चाहे बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा चाहे बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा, NaHCO3, याद रहेगा। ये है बेकिंग सोडा, है ना, NaHCO3। इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं। NaHCO3 को हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं।
कहेगा खाने वाला सोडा का फॉर्मूला बताइए तो कहिएगा NaHCO3। आज अब बताओ धोबन सोडा का आता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है ना। तो ये कैसे बनता है? तो ये बनता है कि सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? बेकिंग सोडा बनता है। सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल तीनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है? बेकिंग सोडा बनता है। समझ आ गया ना? चलिए, धोबन सोडा बनाने के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो ये धोबन सोडा यहाँ पे 3 चरण में बन रहा है, अमोनिया और जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बनाएगा एक स्टेप, दूसरा स्टेप यहाँ से ये बनाएगा, तीसरा स्टेप यहाँ पे आपका धोबन सोडा बन जाता है NO2CO3 इंटू 10H2O। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अधिक गर्म किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब होता है बेकिंग सोडा NaHCO3, ठीक है ना। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म कीजिएगा तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, यानी Na2CO3 बन जाता है, यानी 9 जल का क्या कर देता है? त्याग कर देता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कीजिएगा तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा। बोलिए लो तो, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा। अभिक्रिया यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। याद रहेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म कीजिएगा तो सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। क्या होता है जब अनबूझा चूना, अनबूझा चूना का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। अनबूझा चूना चाहे बिना बूझा हुआ चूना, बात एक ही है। बिना बूझा हुआ को पानी में डाला जाता है, बताइए लोग, तो वह बूझ जाता है। तो यही ना अनबूझा चूना हुआ है, ये अनबूझा चूना है। इसको पानी में डाल दिए तो पानी में डाल दिए तो क्या बना लेता है? CaOH का होल 2 बना लेता है। और इसी को हम लोग बाल्टी में घोर देते हैं और ब्रश से लेकर ऐसे मारते हैं ना, इसी को पोंछते हैं लोग। तो कुछ देर के बाद CO2 से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? CaCO3 बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, ठीक है ना। और बहुत ही ज्यादा क्या होता है? चमकदार होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्षारकों के गुण लिखना है जी। क्षारक के गुण याद है ना, स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। फिर BRB लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। और यह हल्दी के रंग को भूरा लाल कर देते हैं। ये भी याद रखिएगा लोग, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हल्दी जो प्राकृतिक सूचक है, इसके रंग को भूरा लाल कर देते हैं। क्षार क्या करते हैं? हल्दी जो भूरा, जो जिसका कलर पीला होता है उसको कैसा कर देता है? भूरा लाल कर देता है। अच्छा सिंपल बात है, अगर नहीं याद हो ना कि हल्दी क्षार पर क्या प्रभाव पड़ता है तो याद रखिएगा आप लोग, घर में किसी को जब चोट लगता है ना तो वो क्या करते हैं लोग? हल्दी और चूना मिला के छाप देते हैं, वो हो जाता है लाल भभुक्का। सही बात है कि नहीं है? लाल एकदम खून की तरह दिखाई देता है। तो हल्दी हो गया पीला, आज जो हमारा चूना होता है वो होता है क्षार। तो क्षार और उसको चूना को जब मिला देते हैं, माने हल्दी हो गया हमारा प्राकृतिक सूचक और चूना में क्षार होता है, क्षार और प्राकृतिक सूचक मिला तो वो कैसा होता है? लाल हो जाता है। तो लाल भूरा हो जाता है, ठीक है ना। ये मन में याद रखिएगा, जब छापते हैं तो वो लाल दिखाई देता है। तो हल्दी को रंग को कैसा कर देता है? लाल भूरा कर देता है। और लाल पत्र को क्या करता है? नीला कर देता है। और क्षार का एक और गुण होता है, यह स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। यह अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। सही बात है, यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण तथा जल बनाएगा। यह फिनोल्फेनिन को घोल को गुलाबी कर देता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, फिनोल्फेनिन के घोल को क्या कर देते हैं? ये गुलाबी कर देते हैं। सिंपल बात है ना, ये लाल ही करेगा, है ना, ये लाल ही करेगा। फिनोल्फेनिन के गुण को क्या करेगा? गुलाबी कर देता है। ये है क्षार का गुण आपका। कोई दिक्कत? चलिए बेकिंग सोडा का संक्षिप्त वर्णन करें। बहुत बार वर्णन कर चुके, अब इससे ज्यादा वर्णन हमसे नहीं होगा।
है ना। यहाँ पे देखिए ABCD 4 घोलों का pH क्रमशः 3, 6, 7, 11 है। बताइए कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है, कौन उदासीन है। 3 है अम्लीय है, 6 है अम्लीय है, 7 है उदासीन है, 11 है क्षारीय है। समझ रहा है ना। 7 से ज्यादा है तो क्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय, 3 है 7 से कम है तो अम्लीय, 6 है 7 से कम है तो अम्लीय, 7 है तो उदासीन है, 11 है तो क्षारीय। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं धातु और अधातु में। धातु और अधातु में आते हैं आप लोग। धातु अधातु, धातु के भौतिक गुण, धातु के रासायनिक गुण, ठीक है ना, दोनों के बारे में आप लोगों को बताया है। अब सिर्फ हम लोग आंसर क्वेश्चन पर फोकस करना है, इसी में सारा मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन आता है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, तो कहिएगा कि अंतर आयनिक आकर्षण के कारण आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। यानी आयनिक यौगिकों में बहुत ज्यादा आकर्षण बल पाया जाता है, इसी कारण उनका क्या होता है, उनका गलनांक काफी उच्च होता है। बताइए आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर का जो आकर्षण बल होता है वह काफी ज्यादा मजबूत होता है। याद है, लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धातुओं का नाम बताइए जो प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था मिलती हो। तो देखिए सोना एवं प्लेटिनम, याद रखिएगा सोना और प्लेटिनम प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सोना और प्लेटिनम प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो दो धातु का नाम है सोना और प्लेटिनम, प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। आघात वर्ध्यता क्या होती है। देखो धातु को पीट कर पतला से पतला चादर बनाते हैं, इस गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। याद रखिएगा लोग, धातु को पीट कर पतला से पतला चादर बनाते हैं, इस गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। और धातु को पीट कर पतला से पतला तार बनाते हैं, इस गुण को तन्यता कहते हैं। तार, तार का मतलब तान देनी, आघात वर्ध्यता का मतलब पीट पीट के चादर बना देनी। ठीक मानू, चलो आगे। ध्वनिक यानी सोनरस किसे कहते हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं, सोनरस कहते हैं। धात्विक का मतलब होता है जो धातुएं है ना किसी कठोर पदार्थ से टकरा के ध्वनि उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं, सोनरस कहते हैं। ठीक है ना, एल्युमिनियम, लोहा, ये सब सोनरस धातु है। अब देखिए ऐसी धातु का नाम बताइए कमरे के तापमान को द्रव हो। देखिए एक चीज बताता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा लोग, जल्दी जल्दी देखिएगा लोग फटाफट। कमरे के ताप पर द्रव हो, धातु पारा, क्या है, पारा। पारा को हम लोग मरकरी भी कहते हैं। ठीक है ना। एक बात देखिएगा ध्यान से, धातु जो कमरे के ताप पर द्रव हो, पारा। बोलिए तो क्या बोले हैं, धातु जो कमरे के ताप पर द्रव हो, पारा। लेकिन अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव हो, ब्रोमीन। क्या है, ब्रोमीन। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव हो, ब्रोमीन। एक धातु जो कमरे के ताप पर द्रव हो, पारा। दोनों में अंतर याद रखिएगा लोग। दूसरा, चाकू से कौन सी काटा जाता है, सोडियम और पोटेशियम, और लिथियम भी काटा जाता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम चाकू से काटे जाते हैं। ठीक है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लेकिन एक का नाम बताना है, तो एक का नाम बताना है तो सोडियम पोटेशियम कोई भी देख लीजिएगा लोग, ऑप्शन में अनुसार अपने लगा लीजिएगा लोग। ठीक है ना। नेक्स्ट, ऊष्मा का कुचालक सीसा। ऊष्मा का कुचालक सीसा। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक चांदी। ऊष्मा की सबसे अधिक चालक चांदी। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। आयरन के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रिया, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। जब भी कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। और इसकी जांच हम कैसे करेंगे, तो साबुन के बुलबुले में ले जाएंगे और बुलबुला अगर फटफट के जल रहा है तो वह कौन गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। यहाँ पे इसका आंसर भी लिखा हुआ है
किसी तनु अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद कोई धातु हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है और सभी धातु तनु अम्लों से के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। सभी धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, पर जो धातु अभिक्रिया की श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वे अम्ल से अभिक्रिया करती हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है आयरन के साथ H2SO4 की अभिक्रिया। तो आयरन ये है, ये क्या है, ये आयरन है। और जब HCl से अभिक्रिया करेगा तो FeCl2 प्लस कौन गैस देगा, हाइड्रोजन गैस देगा, याद रखिएगा। आयरन का मतलब लोहा, लोहा जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो FeCl2 प्लस कौन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन होता है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात के मिश्र धातु का नहीं, इसका क्या मतलब होता है। गर्म जल के साथ टैंक बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तांबे का, क्योंकि तांबा एक ऐसा धातु है जो ना तो ठंडे पानी से अभिक्रिया करता है ना तो गर्म पानी से अभिक्रिया करता है। यही कारण है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कहेगा गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग क्यों किया जाता है, तो कहिएगा सर तांबा एक ऐसा धातु है जो ना तो ठंडे जल से अभिक्रिया करता है ना तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। बात खत्म। तो चलिए, धातु प्लस नाइट्रिक अम्ल लवण हाइड्रोजन अभिक्रिया पर टिप्पणी करें। धातु प्लस नाइट्रिक अम्ल लवण हाइड्रोजन, लवण प्लस हाइड्रोजन, अरे कुछ नहीं है। देखो अगर ये क्वेश्चन तो ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन मैं बता देता हूं। ये धातु है ना, धातु और अम्ल, जब भी कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। तो देखो और कौन क्या बनता है, लवण बनता है। तो कुछ कहिएगा कि जब भी कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और कौन गैस देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। इस अभिक्रिया का यही मतलब हुआ। क्या कहिएगा लोग, जब भी कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, इस अभिक्रिया का यही मतलब हुआ। ठीक है, चलिए। अयस्कों के समृद्धिकरण क्या है। देखो अयस्कों के समृद्धिकरण का मतलब होता है कि पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में, पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में क्या क्या रहता है, मिट्टी, रेत इत्यादि रहता है। ठीक है ना। समृद्धिकरण का मतलब होता है उसको खूब सुंदर तरीका से उसमें का जो भी अशुद्धि है उसको क्या कर देना, खत्म कर देना, इसको कहते हैं समृद्धिकरण। ठीक है ना। तो जब भी कोई खनिज प्राप्त हो, खनिज अयस्कों में मिट्टी रेत रहता है, जैसे अशुद्धियां होती है जिन्हें गैंग कहते हैं। अब बताइए अयस्कों में पाए जाने वाले अशुद्धियों को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, याद रखिएगा लोग। अशुद्धियों में सॉरी अयस्कों में पाए जाने वाले अशुद्धियों को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो ये सब गैंग जो होता है ना, धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए प्रक्रियाओं का उपयोग होता है, जैसे फेन पलावन विधि होता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि होता है, सब बताए थे ना हमने। तो ये सब विधि इसका उपयोग किया जाता है, इसीलिए अयस्कों का क्या किया जाता है, समृद्धिकरण किया जाता है। एक लाइन में बोले हम तो अयस्कों का समृद्धिकरण क्या है, तो कहिएगा कि अयस्कों का समृद्धिकरण का मतलब यही होता है कि अयस्क में बहुत सारी अशुद्धियां पाई जाती है, जैसे रेत बालू के कण पाए जाते हैं, उन्हें गैंग कहते हैं। उन्हीं गैंग को अलग अलग विधियों के द्वारा हम क्या करते हैं, हटाते हैं। ठीक है ना, जिससे हमारा अयस्क पूर्णतः सही से रहता है, यानी हो जाता है और काम में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट गैलियम और सीजियम के गलनांक के बारे में बताइए। अरे गैलियम और सीजियम पारा को छोड़कर सारे धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। पारा को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर कैसी होती है, ठोस अवस्था में होती है, सॉलिड होती है। क्योंकि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, गैलियम और सीजियम का गलनांक कम होता है। बस यह हाथ पर रखने पर पिघल जाती है। तो गैलियम और सीजियम का गलनांक क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। हाथ पर रखिएगा तो क्या होती है, पिघल जाती है। लेकिन पहले से पिघली नहीं रहती है, हाथ पर रखिएगा कुछ देर धूप में रहिएगा तो वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। ठीक है, तो गैलियम और सीजियम का गलनांक काफी ज्यादा क्या होता है, कम होता है। टंगस्टन का गलनांक काफी ज्यादा ऊंच होता है। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, फटाफट फटाफट देखते चलते हैं हम लोग। 24 कैरेट सोना क्या होता है। देखो सोना की शुद्धता 24 कैरेट होती है।
सोना की शुद्धता कितना होता है? 24 कैरेट होता है, लेकिन 24 कैरेट सोना गहना बनाने के लिए प्रयोग नहीं होता है, उसमें 1 या 2 कैरेट अन्य अन्य चीजें भी मिलाई जाती है। 22 कैरेट 23 कैरेट ही हमारा सोना होता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि बताइए, ठीक है, शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। यह सोना काफी मुलायम होता है। शुद्ध सोना से तो गहना बनाया नहीं जाता है, क्योंकि वह काफी मुलायम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता है, गहना बनाने के लिए यह अच्छा नहीं होता है। इसे कठोर बनाने के लिए चांदी या कॉपर के साथ मिलाया जाता है। हमारे देश में प्रायः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोना का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब 22 भाग शुद्ध होता है, 2 भाग क्या होता है? कॉपर या चांदी होता है। लेकिन दुकानदार जाइएगा ना तो कहेगा हम 24 कैरेट का सोना देते हैं, 24 कैरेट के मान गहना से आपको हम सोना से आपको गहना बना के देंगे। बनाएगा? बनेगा गहना? वो झूठ बोलता है सब, ठीक है ना। 22 कैरेट ही सोना होता है, बाकी 2 कैरेट अन्य अशुद्धियां होती है, यानी 24 कैरेट का सोना एकदम प्योर सोना होता है। अभी जो अयोध्या का राम मंदिर बन रहा है, तो गेट पर जो है ना सोने का ये लगाया गया है, इतना बड़ा बड़ा प्लेट का टाइप का लगाया गया है टूरिज्म के लिए, ठीक है ना। चलिए, पोटेशियम एवं सोडियम में स्वयं अग्नि प्रज्वलन का क्या कारण है? अरे पोटेशियम और सोडियम काफी ज्यादा हाई मतलब कि अभिक्रियाशील धातुएं हैं, है ना। पोटेशियम और सोडियम काफी ज्यादा हाई अभिक्रियाशील धातु है। इनको खुली वायु में छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? इनमें आग पकड़ लेता है। कोई दिक्कत? क्या लिखेगा लोग? पोटेशियम और सोडियम काफी ज्यादा हाई अभिक्रियाशील धातुएं होती है, इनको खुली वायु में छोड़ने पर क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है। आगे बढ़े। आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में प्रभावी क्यों होते हैं? सही बात है, अगर ज्यादा लग जाता है ना तो लोग इमली या खट्टे पदार्थों को साफ करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि खट्टे पदार्थों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। यह सिट्रिक अम्ल कॉपर के हरे रंग के बर्तन में पाए जाने वाले, ठीक है, यह सिट्रिक अम्ल कॉपर कैसा होता है? हरा होता है। कॉपर सल्फेट का रंग हरा होता है, मतलब नीला होता है। तो थोड़ा सा ये कह रहा है कॉपर के हरे रंग के बर्तन में पाए जाते हैं। उसमें कॉपर कार्बोनेट को घुलनशील बनाकर उसकी चमक प्रदान करते हैं। यानी ऐसे सिंपल में लिखिएगा कि हम इसलिए साफ करते हैं क्योंकि ये जो है ना वहां की जो परत जम जाती है उसको क्या करते हैं? हटाने का काम करते हैं, तब बर्तन फिर से हमारा क्या होता है? चमकने लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट। और लोहा का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमाटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। कल बताया था मैंने, हेमाटाइट का Fe2O3 लेकिन मैग्नेटाइट का Fe3O4 होता है। और बॉक्साइट का फॉर्मूला देखिए Al2O3 इंटू 2 बाल्टी पानी, Al2O3 इंटू 2H2O बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 इंटू 2H2O, याद रहेगा। चलिए, धनागिरीकरण क्या है? कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, आज तक नाम भी नहीं सुने हैं। देखो ध्यान से, एक पीले रंग की मिश्र धातु जो 2 धातुएं A और B से बनी है, इसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर ऊपरी परत से यह घुलकर एक रंग रहित घोल बनाती है। अब B के अघुलित रहने के कारण शेष मिश्र धातु, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएगा एग्जाम में। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, मिश्र धातु क्या है? 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। देखो, यह 2 या 2 से अधिक धातु अथवा धातु तथा अधातु का समांगी मिश्रण होता है, ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक धातु तथा अधातु का समांगी मिश्रण होता है, इसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण में पीतल, तांबा तथा जिंक का मिश्र धातु, पीतल, तांबा तथा जिंक का मिश्र धातु है। सॉरी, पीतल,
तांबा तथा जिंक का मिश्र धातु है, ठीक है ना। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा तथा जिंक का। तांबा तथा जिंक का मिश्र धातु कौन है? पीतल है, याद रखिएगा। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेलियम किसका होता है? एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का। मैग्नेलियम किसका संगठन होता है? एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का। अयस्क और खनिज में क्या अंतर है आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, धातु कर्म क्या होता है? धातु कर्म का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, धातु कर्म क्या होता है? किसी अयस्क से धातु शुद्ध रूप में प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। किसी भी अयस्क से अगर धातु प्राप्त किया जाता है तो उसमें जो जो कार्य करना पड़ता है उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म का मतलब होता है किसी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं, ठीक है ना। इसके विभिन्न चरण हैं। प्रारंभिक उपचार, जैसे कि हम लोग अयस्क का बारीक चूर्ण बनाना, सांद्रण करना, सांद्रित अयस्क का जारण करना, सांद्रित अयस्क का निस्तापन करना, अवकरण करना, अशुद्ध धातु का शोधन करना, ये सभी काम करते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है? धातु प्राप्त होता है, ठीक है ना। धातु कर्म कौन कौन से होते हैं? तो प्रारंभिक उपचार मतलब हाथ से चूनना, उसके बाद से अयस्क का बारीक चूर्ण बनाना, कूट के चूर्ण बना लेते हैं, सांद्रण कहते हैं उसका, सांद्रित अयस्क का हम लोग जारण करते हैं, फिर सांद्रित अयस्क का निस्तापन करते हैं, अवकरण करते हैं, तब अशुद्ध धातु से क्या करते हैं? शोधन करते हैं। इस प्रकार ये सब काम किए, इतना इंपोर्टेंट नहीं है यह। उन सभी उत्पादों का नाम लिखिए जो अमोनिया को तप्त कॉपर ऑक्साइड के ऊपर प्रवाहित करने के उपरांत प्राप्त होता है। अच्छा, ये निकालना है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जब अमोनिया को कहते हैं NH3, अमोनिया को तप्त कॉपर ऑक्साइड के ऊपर, तप्त कॉपर ऑक्साइड के उपरांत, यानी इन दोनों की अभिक्रिया कराना है, इन दोनों की क्या कराना है? अभिक्रिया कराना है। तो यही कह रहा है कि देखिए, ये है अमोनिया और ये है कॉपर ऑक्साइड। जब इन दोनों की अभिक्रिया हो जाएगी कि कॉपर बनेगा और जल बनेगा और नाइट्रोजन गैस बनेगा, याद रखिएगा। कह रहा है कि उन सभी उत्पादों का नाम बताना है जब अमोनिया को कॉपर ऑक्साइड के ऊपर प्रवाहित किया जाता है। तो ये है अमोनिया और ये है कॉपर ऑक्साइड, दोनों की अभिक्रिया करा दीजिए, बनेगा कॉपर, जल और नाइट्रोजन गैस। कॉपर, जल और नाइट्रोजन गैस, तीन चीजें बनेगी, आपको दिमाग में रखना है। तो जब अमोनिया को कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? कॉपर, जल तथा नाइट्रोजन गैस। कॉपर, जल तथा नाइट्रोजन गैस, ये तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी। समीकरण संतुलित कर सकते हैं आप लोग। आई क्वेश्चन देखो, ये एक व्यक्ति घर में सुनार बन के जाता है और कहता है गहना साफ करा लीजिए। एक औरत खुश होकर कहती है कि फ्री में गहना मिल रहा है, फ्री में गहना साफ कराने के लिए जाती है। वह कुछ देर चांदी को चाहे सोना को एक बर्तन में डालता है, कुछ देर बाद निकाल के साफ कर देता है, औरत को दे देता है। लेकिन औरत को लगता है जाए तो तनिक हल्का हो गया है। बताओ वह उस पानी में क्या रखा रहता है? तो उस पानी में वो रखा रहता है एक्वा रेजिया का घोल। क्या रखा रहता है? एक्वा रेजिया का घोल। उस पानी में वो रखा रहता है एक्वा रेजिया का घोल, एक्वा रेजिया का घोल। वह पानी थोड़ा होता है, वह पानी नहीं होता है, वह पानी के स्थान पर क्या होता है? एक्वा रेजिया का घोल होता है। वह पानी नहीं होता है, वह होता है एक्वा रेजिया का घोल, जो बना रहता है HCl और H2SO4 का। जो किसका बना रहता है? HCl और H2SO4 का। इन दोनों के घोल से मिलाकर क्या बना रहता है? एक्वा रेजिया बना रहता है। इसमें
H2SO4 जो होता है वह 3 होता है, HCl 3 होता है, 3:1। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का घोल होता है। यहाँ पे देखिए एक्वा रेजिया विलियन में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल के अनुपात में होता है। तो ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 होते हैं, हालांकि तनु दिया है ना। अब देखिएगा ध्यान से, HCl अनुपात H2SO4 नहीं होता है, गलत बताए हैं जी, ध्यान दीजिएगा। HCl और HNO3 का घोल रहता है, वो किसका घोल रहता है? HCl और HNO3 का घोल रहता है, H2SO4 नहीं। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का घोल होता है वो, और ये रहता है 3 अनुपात में और ये रहता है 1 अनुपात में, याद रखिएगा लोग। तो समझिए तो ध्यान से, एक बार रिकॉल करें। जब वह महिला, क्वेश्चन ऐसे लिखिएगा कि महिला को पता नहीं होता है कि वह कौन सा घोल है, लेकिन वास्तव में वह एक्वा रेजिया का घोल होता है ना, जो गहना साफ करने वाला लिया रहता है पानी, है ना, वह रहता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का घोल रहता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया रहता है। कि ना तो सांद्र अगर रखेगा तो क्या करेगा, उतर के मेरी सापस सोख लेगा, पिटाने लगेगा वो ना, समझिएगा ध्यान से। तनु रखेगा कि सांद्र रखेगा? तनु रखेगा। अब तनु क्यों रखेगा? सांद्र रख के ले जाएगा, एक बार बिलाइए जाएगा उसी में, कहेगी जा हमारा गहना क्या हुआ ना। तो वो तनी पानी हल्का सा मिला के ज्यादा पानी वाला ले जाता है, तो वह तनु ले जाता है ना। तो एक्चुअली में एक्वा रेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का बना होता है, लेकिन जो ले जाता है वो मिला देता है उसमें पानी, उसको तनु कर देता है, तो पानी डाल देता है। पानी नहीं डालेगा तो एक बार पता लगेगा कि सोना का कंगन दी, कहीं कि इसको साफ कीजिए, जा उसी में मिला के तो वह रखा रहता है तनु। तो HCl और HNO3 दो होता है, तो HCl होता है 3 अनुपात में, HNO3 1 अनुपात में होता है। तो देखिएगा, इसको उलट भी सकता है, एक एग्जामिनर इसको क्या करेगा, उलट भी सकता है। कहेगा कि बताइए सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात बताइए। तो पहले कौन चीज पूछा है? नाइट्रिक अम्ल ना, तो 1 होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो 3 होगा। क्वेश्चन अगर ऐसे कह दे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात, तो 3:1, ठीक है। उलट देगा तो आप लोग ध्यान में रखिएगा लोग। एक क्वेश्चन बता दे, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, बता दिए हैं। संचारण क्या है, बता दिए हैं। धातु को अपचायक क्यों कहते हैं? धातु को अपचायक क्यों कहते हैं? देखो, धातु को अपचायक इसलिए कहते हैं क्योंकि वे दूसरे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अपचायक का मतलब इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, उपचायक का मतलब इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो धातु को अपचायक इसलिए कहते हैं क्योंकि वे दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन, अब भाप के साथ आयरन का अभिक्रिया कराओ ना, भाप के साथ आयरन का अभिक्रिया कराओ। भाप, ये आयरन हो गया और ये हो गया भाप, तो ये आयरन हो गया और ये हो गया भाप, तो यहाँ पे आयरन ये हो गया भाप, तो ये बनाएगा Fe3O4 प्लस 4H2 बनाएगा। फिर कह रहा है कि जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम, तो एक बार कैल्शियम का अभिक्रिया जल के साथ अब करा लो, एक बार कैल्शियम का अभिक्रिया जल के साथ करा लो तो CaOH का होल 2 प्लस हाइड्रोजन गैस, और एक बार पोटेशियम का अभिक्रिया जल से करा लो तो KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। याद रखिएगा क्या बोले हैं, भाप के साथ जल, तो ये भाप के साथ आयरन, तो आयरन प्लस भाप, तो Fe3O4 प्लस 4H2O। कैल्शियम प्लस जल, तो ये बनाएगा CaOH का होल 2 प्लस हाइड्रोजन गैस, और पोटेशियम प्लस ये क्या है जल, तो ये बनाएगा 2KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए इधर
ये धारा देखिए क्वेश्चन हो गया। देखिए ए बी सी एम डी चार धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक बिलियन में डाला गया। इससे प्राप्त परिणामों को निम्न प्रकार से समृद्धकरण किया गया। देखिए धातु ए बी सी डी चार को धातु लिया गया है, इसको समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा लोग। कौ धातु है यहाँ पे? चार गो, एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है, एगो डी है, चार गो धातु है। और कह रहा है कि ए बी सी डी चार धातुओं को नमूनों को लेकर एक एक करके बिलियन में डाला गया। इससे प्राप्त, अब देखिए धातु लोहा सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर सल्फेट। ध्यान दीजिएगा लोग, समझना है, थोड़ा सा समझना है, बाकी ये नीचे क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। धातु ए को डाला गया किसमें? लोहा सल्फेट में। फिर धातु ए को डाला गया कॉपर सल्फेट में। फिर धातु ए को डाला गया जिंक सल्फेट में। फिर धातु ए को डाला गया नाइट्रिक सल्फेट में। इसको डालना है। तो देखो लोहा सल्फेट यहां पे कोई अभिक्रिया नहीं, यहां पे विस्थापन अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। और कॉपर सल्फेट यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे दिखा रहा है, इसको कह रहा है कि कोई अभिक्रिया नहीं, यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। यहाँ पे जिंक सल्फेट है और यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है। एक्चुअली कहना क्या चाहता है? कह रहा है इस सारणी का एबीसीडी के संबंध में निम्न प्रकार है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अभिक्रियाशील धातु, सबसे अभिक्रियाशील धातु यहाँ पे जब विस्थापन अभिक्रिया दिखाएगा तो सबसे अभिक्रियाशील धातु तुम्हारी कौन है? कोई अभिक्रिया नहीं हो रहा है। यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होगा तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कह रहा है कि धातु बी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, क्योंकि अन्य धातु से धातु को विस्थापित कर सकती है। धातु बी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हो जाएगा। उसके बाद से जब कोई अभिक्रिया नहीं होगा, लोहा में कोई अभिक्रिया नहीं होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि धातु बी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इसलिए यदि बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो गया बी, उसके बाद हो गया ए, उससे बड़ा सी से बड़ा ए, और सबसे छोटा कौन है? सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है? डी अभिक्रियाशील, सबसे कम अभिक्रियाशील डी है, क्योंकि कोई अभिक्रिया नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा लोग। क्या होता है जब धातुओं का वायु में दहन होता है? क्या होता है जब धातुओं को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है? तो धातु का ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? धातु का ऑक्साइड बनता है। याद रखिएगा लोग, जब धातुओं को वायु में दहन किया जाता है धातु ऑक्सीजन से सहयोग करके धातु का क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। धातु का क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। याद रहेगा। तो जब धातुओं को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो धातु का क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है। चलिए आगे देखते हैं। क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है? जब भी कोई धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है धातु का हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है। याद रखिएगा, जब भी कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो धातु का क्या बनाती है? हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है। याद रखिएगा, सभी धातुएं प्राय जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया, कुछ भाप के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है ना। तो धातु का हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है। और कौन गैस देती है? हाइड्रोजन गैस देती है। कौन गैस देती है? हाइड्रोजन गैस देती है। बॉक्साइट से शुद्ध एल्युमिनियम कैसे प्राप्त किया जाता है? देखिएगा ध्यान से। बॉक्साइट को गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपचयित किया जाता है। क्वेश्चन कहेगा कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम कैसे प्राप्त कीजिएगा, तो आप कहिएगा, इसको लिखिएगा ऐसे कि बॉक्साइट को गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपचयित किया जाता है। इस प्रकार
NaAlO2 बनता है। क्या बनता है? NaAlO2 बनता है, जो जल में घुलनशील होता है, जो जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। उसके बाद जल में घुलनशील होता है, गैंग को छानकर अलग कर लिया जाता है। NaAl2 को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है। इसकी अभिक्रिया किससे कराई जाती है? HCl से इसकी अभिक्रिया कराई जाती है, जिससे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, जिससे ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और इसे गर्म करके शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। यह 3 स्टेप में है। Al2O3 को हम लोग NaOH से अभिक्रिया कराएंगे, फिर यहाँ पे जो प्राप्त होगा उसे जल से अभिक्रिया कराएंगे, ऐसे करके हमारा यह शुद्ध धातु प्राप्त होता है। सुनो, वात्या भट्टी में किन किन पदार्थों को प्राकृतिक अवस्था में डाला जाता है? लौह अयस्क को वात्या भट्टी में कोक तथा चूने के पत्थर के साथ मिलाकर डाला जाता है। क्वेश्चन कह रहा है वात्या भट्टी में किन किन पदार्थों को प्राकृतिक अवस्था में डाला जाता है? तो कहिएगा लौह अयस्क को वात्या भट्टी में कोक तथा चूने के पत्थर के साथ मिलाकर डाला जाता है। नेक्स्ट है ये लो, अधातु ऑक्सीकारक क्यों होते हैं? अधातु ऑक्सीकारक क्यों होते हैं? अधातु ऑक्सीकारक है क्योंकि यह दूसरे पदार्थों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। अधातु क्या होती है? ऑक्सीकारक है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, और धातु जो होते हैं उपचायक होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? देते हैं। ठीक है, तो अधातु ऑक्सीकारक है या दूसरे पदार्थों से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए, अथवा उभयधर्मी ऑक्साइड के एक एक उदाहरण दीजिए। देखो, जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उभयधर्मी। यानी वैसे धातु का ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, है ना। वे ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एल्युमिनियम और जिंक Al2O3 और ZnO ये होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। दो धातुओं का नाम बताए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है तथा ऐसी धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती है। दो धातु बताओ। तो जिंक और लोहा अधिक ज्यादा क्या होता है? अभिक्रियाशील होता है। यह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी H2SO4 से हाइड्रोजन क्या करेगा? विस्थापित कर देता है। और धातुएं जो नहीं कर पाती है, चांदी सोना ये सब नहीं कर पाता है। ठीक है ना, पारा ये सब नहीं कर पाएगा। कोई दिक्कत? किस धातु एम के विद्युत अपघटन परिष्करण में इसको हटाओ। मिश्र धातु किसे कहते हैं? बता दिए हैं। प्राय अधातु विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? अधातु विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, यही कारण होती है कि ये विद्युत क्या होती है? कुचालक होती है। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु कैसा ऑक्साइड बनाते हैं? ऑक्सीजन के साथ देखो, अधातु ऑक्सीजन संयोग करके दो प्रकार के ऑक्साइड बनाती है, अम्लीय और उदासीन। अम्लीय और उदासीन। अम्लीय ऑक्साइड अधातु ऑक्सीजन संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जो पानी में घुलकर क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। और उदासीन ऑक्साइड कुछ अधातुएं ऑक्सीजन के संयोग करके उदासीन ऑक्साइड बनाती है। इस पर लिटमस पेपर का कोई प्रभाव नहीं होता है। गैल्वेनीकरण क्या कहते हैं? यसद लेपन। लोहे की बनी वस्तु को पिघलते हुए जिंक में डुबो देने से विद्युत द्वारा गैल्वेनाइजेशन कहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या मिला रहा है? जिंक मिला रहा है ना। तो एनोडीकरण भी तो जिंक था ना। ये गैल्वेनीकरण, एनोडीकरण में इसी की परत चढ़ाई जाती है, एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जाती है। तो उस दिन गलत दिया था। एनोडीकरण में क्या किया जाता है? एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जाती है, और गैल्वेनीकरण में जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है ना। चलिए इधर भी है क्या?
नेक्स्ट देखिए लो, सल्फाइड अयस्क को सांद्रण के लिए फेन उत्प्लवन विधि का संक्षेप में वर्णन करें। मैंने आपको बताया था फेन प्लवन विधि क्या है। फेन प्लवन विधि एक प्रकार की ऐसी विधि है जिसमें सल्फाइड अयस्कों का क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हल्के होते हैं। यहाँ पे सल्फाइड अयस्कों को रख दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा लोग, आप इसको लिख लीजिएगा ऐसे। यहाँ पे सल्फाइड अयस्क को रख दिया जाता है। सल्फाइड अयस्क जब यहाँ पे रखते हैं उसके बाद इसमें कुछ तेल वगैरह रहता है, टारपिन वगैरह का तेल और रहता है, ये तेल और रहता है, ठीक है ना, ये तेल और रहता है। उसके बाद इसमें हवा का प्रेशर डाला जाता है। हवा का क्या डाला जाता है, प्रेशर डाला जाता है। एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नली लिया जाता है, कहिएगा शुरू से, एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नली लिया जाता है। सबसे नीचे आपको यहाँ पे सल्फाइड अयस्क को रख दिया जाता है। उसके बाद से इसमें तारपीन वगैरह का तेल और डाला जाता है। उसके बाद इसमें हवा का क्या दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है। तो जब हवा का प्रेशर दिया जाता है तो इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, अभिक्रिया होता है। सल्फाइड अयस्क यहाँ पे क्या होते हैं, तैरने लगते हैं। इसको छान के धातु प्राप्त कर लिया जाता है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। इस सब प्रत्यूष वाला हटाओ। लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग उस पर मिट्टी उस पर ग्रीस लगा देते हैं, पेंट कर देते हैं, ये सब चीजें करते हैं। खुद से लिख लीजिएगा लोग। हाँ ये देखिएगा लोग, ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। चलिए, और 2 नहीं, -2 होगा ना, कितना होगा, -2 होगा। सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा क्यों रखा जाता है, जानते हैं आप लोग, सोडियम एक धातु है, अगर खुली वायु में छोड़ दीजिएगा तो उसमें आग पकड़ लेता है, ठीक है ना। और पानी में डुबाइएगा तो काफी ज्यादा हाई रिएक्टेंट होता है, इसीलिए उसको माटी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए लो, जिंक को आयरन सल्फर के विलयन में डालने से क्या होगा। ये सुनो, क्वेश्चन देख के भागना नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होगा। ये है जिंक और ये है आयरन सल्फेट, ये है आयरन सल्फेट। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालिएगा तो क्या होगा, बताइए। जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है कि आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, तो कहिएगा सर जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, तो यह आयरन का स्थान क्या करेगा, ले लेगा। यह लोहा को प्रतिस्थापित कर देगा और उसके यौगिक के साथ अपना कनेक्शन बैठा लेगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पे बना लेगा ZnSO4 और लोहा क्या करेगा, बाहर कर देगा। यहाँ पे कौन अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। गंधक को, गंधक के अपरूपों का नाम लिखोगा। लोहे के प्रमुख अयस्क, हाँ लोहे के प्रमुख अयस्क कौन कौन है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है। लोहे का प्रमुख अयस्क है हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब सल्फर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में उबाला जाता है। देखना ध्यान से, ये है सल्फर, ये क्या है, सल्फर, ये है सल्फर और ये है सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सल्फर और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब उबालेंगे तो क्या बनता है, सोडियम सल्फाइड और सोडियम सल्फेट। यहाँ पे देखो, जब सल्फर को सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल में डाला जाता है तो सोडियम सल्फाइड बनता है, सोडियम सल्फाइड बनता है, याद रखिएगा क्या बनता है, सोडियम सल्फाइड बनता है। प्रसव वेदन विरंजक का उल्लेख करें। प्रसव वेदन, जब किसी यौगिक के द्वारा वायु की नमी सोख ली जाती है या यौगिक पसीज जाता है तो इस प्रक्रिया को प्रसव वेदन कहते हैं। देखो प्रसव वेदन क्या होता है जी, जब किसी यौगिक के द्वारा वायु की नमी को सोख ली जाती है, वायु की नमी को क्या कर लेती है, सोख ली जाती है, और यौगिक क्या होता है, पसीज जाता है। जैसे नमक, नमक देखते हैं ना, वातावरण के नमी को सोख लेता है और नमक पिघल जाता है, तो इसे कहेंगे प्रसव वेदन, ठीक है ना। तो नमक का एग्जांपल किसका हो जाएगा, प्रसव वेदन का, जैसे कि नमक। और विरंजन क्या होता है, किसी गैस या यौगिक के द्वारा किसी वस्तु का रंग उड़ा देना विरंजन कहलाता है।
किसी गैस या यौगिक के द्वारा रंग उड़ा देना विरंजन। आप नमी को सोख लेना प्रसव वेदन, ठीक है ना, नमी को सोख लेना प्रसव वेदन, और रंग उड़ा देना विरंजन। गैस या यौगिक का रंग उड़ा देना विरंजन कहलाता है। धातुओं के संचारण, ये सब चीजें आप लोगों को मालूम है। उधर भी है, है? खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं। खनिज, अयस्क, गैंग। अशुद्ध खनिजों में अयस्कों में पाए जाने वाले अशुद्धियों को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। अयस्क जिनसे शुद्ध धातु प्राप्त होती है उन्हें अयस्क कहते हैं। खनिज जिनको खोद के पृथ्वी से निकाला जाता है ना, सस्ती हो, मानव आवश्यकता को पूरी करती है, उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, ठीक है ना। उपधातु किसे कहते हैं। उपधातु वे तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है। उपधातु किसे कहते हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उपधातु कहते हैं। याद रखिएगा लोग, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं उपधातु। जैसे कि उपधातु की संख्या 6 होती है, कितनी होती है, 6 होती है, जिसमें आर्सेनिक और एंटीमनी दिया हुआ है, और होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब भी उपधातु है, ठीक है ना। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट के घोल को लोहा के बर्तन में डालने के पश्चात बर्तन में कुछ छिद्र हो जाता है। इस अभिक्रिया को अभिक्रियाशीलता के आधार पर स्पष्ट करें। सुनो, क्वेश्चन तो है नहीं, कुछ सिर्फ मैं समझा देता हूं। कॉपर सल्फेट के घोल को लोहा के बर्तन में डाला जाएगा, तो कॉपर सल्फेट के घोल को जब लोहा के बर्तन में डालिएगा तो यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि लोहा क्या होता है, कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है ना। लोहा क्या होता है, कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो कह रहा है कि अभिक्रियाशीलता के क्रम में लोहा पहले आता है, अर्थात कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। इसलिए CuSO4 के घोल से लोहा कॉपर को हटा देता है, जिसके कारण लोहे के बर्तन में क्या हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं, लोहे के बर्तन में छिद्र हो जाते हैं। नेक्स्ट आइए, लोहे के वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखी, लिखा जाएगा। सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए तो देखिए, ये तो एकदम आसान है। ये है सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1। तो पहला कक्ष में कितना हो गया 2, दूसरा कक्ष में कितना हो गया 8, और तीसरा कक्ष में 2 8 2, तीसरा कक्ष में कितना बन गया 1। इसी को कहेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। उसी तरह आप लिख लीजिएगा किसका, आप लिख लीजिएगा मैग्नीशियम का। किसका लिख लीजिएगा, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का यहाँ पे लिख लीजिएगा लो, मैग्नीशियम यहाँ पे इसी तरह सब बना लीजिएगा लो। ये हो गया मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 8 2 10 2 12, ठीक है। चलिए, निम्न तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो यहाँ पे दिया हुआ है, रटना नहीं है, एक सेपरेट वीडियो बनाया है मैंने, उसको जाके देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम क्लियर हो जाएगा, मात्र 5-7 मिनट का वीडियो है, ठीक है। जिससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1-2 नंबर में आएगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे समझाएंगे तो फिर रामायण हो जाएगा, ठीक है ना। संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संकलन एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसी अन्य पदार्थ से मिलकर केवल एक यौगिक उत्पन्न करता है। संकलन एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसी अन्य पदार्थ से मिलकर केवल एक यौगिक का उत्पन्न करता है। एस्टरों का कहां का उपयोग किया जाता है, देखना ध्यान से। एस्टर का उपयोग ठंडे पेय पदार्थ, आइसक्रीम, मिठाइयां तथा सौंदर्यवर्धक, माने सौंदर्यवर्धक मतलब कि चेहरा की क्वालिटी को बढ़ा दे, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। किसका, एस्टर का। कहां कहां, ठंडे पेय पदार्थ, जितना हम लोग ठंडा चीज पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक जो भी चीज पीते हैं, आइसक्रीम, मिठाइयां तथा सौंदर्य पदार्थों में होता है। ये एल्काइन वाला कहां से आ गया इसमें, क्या दूसरा चैप्टर आ गया, कार्बन तो इसकी होगी।
रहने दो। कितना घंटा वीडियो हो गया?